असजिद मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है कि आप समझते हैं हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजिद का दिन नहीं था, असजिद ने एतराफ़ किया। और अगर आपको ये ख़्याल है कि अनाटमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। अमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाज़े था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजिद को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है। शायद नहीं, यकीनन, उसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजिद ने एक गहरा सांस लेकर कहा। अमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज़्ब से कह रहा था, और यकदम ही उसे एक बार फिर ये एहसास होने लगा था जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। असजिद को लगा वो एक बार खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद अनेक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरान कुन क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। अनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में वो इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी उन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक़ था तो वो ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। अनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डिब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें और चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची खुची चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकाले जाने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली केन्स का एक ढेर भी लगा हुआ था, और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम इनमें से किसी एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे। और इन 3 मौक़ों पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप की दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्हें अपने एक स्कूल फ़ेलो के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़ों पर उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पे होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल्स से भरा हुआ था
और उसके गले में मौजूद एक स्याह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात परोए हुए थे। वो एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपनी दाईं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती सी नज़र डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर इस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट इन्हें देखने के बाद उसने सीधा होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोट पर थोड़ी सी ड्रग रखकर ज़बान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के केन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ़ करने की कोशिश की। केन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह धत कारपेट पर ऊंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी उस तरह बैठा था। केन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो पुरसोच अंदाज में इन सब को देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतवर्रम हो रही थीं। उसकी आंखें अब मुतवर्रम हो रही थीं, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पे नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली दो बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पैर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने लड़खड़ाने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। उसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए और फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद किया। अपनी मुतरम और सुर्ख आँखों को उसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉगर पहनते उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेट कर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से एकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो अनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। अनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे अपने नाक से कोई चीज़ बहती हुई महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगीं। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को अनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा हुआ खून साफ़ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपने नाक से चमकने वाला खून साफ़ किया। अपने हल्क में उसे कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। उसने खंकार कर अपना गला साफ़ करने की कोशिश की। अब उसे अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरे सांस लेकर उसने इस घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो यकदम ठठक गया।
اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریبی تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پر سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس کی ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اسے اس سال مزید کچھ تبدیلیاں کروانی تھیں۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 IQ لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا، اور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ، اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر انعام حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلے جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رو میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو مہوِ حیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ 18 ہول کے خاتمے تک کسی کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رو سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے مہوِ حیرت کیا تھا تو وہ سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا، اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا جو گولف کا رٹ پکڑے ہوئے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے استحیا انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رو میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا، اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا۔
زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، انہوں نے سالار کی طرف سے اپنے بھائی کو پراعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویکنڈ پر ٹی.اے.ڈی.اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بیہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشن میں اس سے ہارا ہوں، مگر اگر وہ کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچوں کے ہاتھوں۔ مگر سالار کے ماتھے پر چل بند نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا۔